हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने लेसन नंबर 25 जो है 25वां लेसन हमने स्टार्ट किया था। क्या नाम था उसका? मानव का उत्सर्जन तंत्र। ये हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने उत्सर्जन की परिभाषा देखी थी। उत्सर्जन क्या होता है, किस प्रकार से उत्सर्जी अंग उसमें पाए जाते हैं और उत्सर्जन के आधार पर जो जीव हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा था कि जीव जो होते हैं उत्सर्जन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक वो होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटेलिक वो होते हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, और यूरिकोटेलिक वो होते हैं जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद में हमने मानव का उत्सर्जन तंत्र जो है उसकी संरचना के बारे में देखा था, और उसमें हमने देखा था कि मानव का उत्सर्जन तंत्र जो है मुख्यतः 4 भागों में बटा होता है। सबसे पहले इसके अंदर एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, 2 मूत्र वाहिनियां पाई जाती है, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग पाया जाता है। और हमने इन चारों की ही संरचना का अध्ययन कर लिया था। इसके किस प्रकार के इनकी संरचना होती है, कितनी संख्या में ये मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया था। फिर भी एक बार मैं वापस यहाँ पर किडनी की संरचना बताना चाहूंगी, क्योंकि जो हम आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है जो कि नेफ्रॉन की संरचना रहेगा, इसके बाद में कार्य जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन नेफ्रॉन की संरचना जो है वो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। तो उसमें कौन सा भाग किडनी के किस भाग में स्थित होता है, तो इसलिए मैं एक बार फिर से आपको किडनी की संरचना के बारे में बताऊंगी कि किडनी की संरचना हमने लास्ट क्लास में कैसे पढ़ी थी, कौन कौन सी किडनी के अंदर क्या क्या होता है। तो हमने देखा था कि मानव के अंदर एक जोड़ी जो है वृक्क पाए जाते हैं, यानी कि 2 किडनियां होती हैं, और दोनों ही कहाँ पर होती हैं, तो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है, पीछे की ओर होती है, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है। रंग कैसा होता है? लाल गहरा होता है। लंबाई कितनी होती है? हमने देखा था 10 से 11 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई होती है। चौड़ाई कितनी होती है? देखिए, ये किडनी है, इस तरह से इसका शेप होता है, सेम के आकार की होती है, हमने देखा था। और इसकी जो लंबाई देखी थी हमने, ये देखा था कि लंबाई जो होती है इसकी 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई जो होती है वो 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो मोटाई होती है, यहां से लगाकर जो इसकी जो मोटाई होगी वो कितनी होगी? 2.5 से 3 सेंटीमीटर की इसकी मोटाई होती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो किडनी होती है वो 2 भागों में बटी होती है। ऐसे 2 भाग होते हैं इसके। मैं पहले इसको रफ कर लेती हूँ। 2 भाग होते हैं किडनी के, और जो बाहरी भाग जो होता है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, या इसी को अपन कहते हैं वलकुट, हिंदी में बोले तो वलकुट। ठीक है। और जो आंतरिक भाग है, ये वाला जो भाग है, इसे हमने क्या कहा था? मेड्यूला कहा था, जिसे हिंदी में कहा जाता है मध्यांश, मध्यांश कहा जाता है। ठीक है। तो मध्यांश जो भाग है वो हमने देखा था कि ये खाली नहीं होता है। इस तरह से इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? शंकु के आकार के पिरामिड पाए जाते हैं। ऐसे पिरामिड होते हैं इसके अंदर, पिरामिड होते हैं। ठीक है। और जो वलकुट होता है उसका भाग जो है इनके अंदर ऐसे धसा हुआ रहता है। जो वलकुट का कुछ भाग है, जैसे कि ये जो भाग है वो इनके बीच बीच में धसा रहता है। इसको हमने नाम दिया था वर्टिनी के स्तंभ। ठीक है। और ये हम क्या हो गए? मध्यांश, क्योंकि मध्यांश भाग में स्थित है और पिरामिड है, इसलिए इनको कहा गया है मध्यांश पिरामिड, मध्यांश पिरामिड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हमने देखा था कि यहाँ पर जो है छोटी छोटी सी संरचनाएं पाई जाती है, ऐसे नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? ये, और ये जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, और आगे जाकर एक बड़े से पेल्विस में खुलती है। पेल्विस जो कि मूत्राशय का आगे वाला मूत्र नलिका का आगे वाला जो चौड़ा कीपनुमा भाग था, उसके अंदर ये खुली होती है। तो इनको हम कहते हैं कैलिक्स, कैलिक्स, कैलिक्स कहते हैं। ठीक है। और यहाँ से जो है मूत्र, ये जो इसका
इसका इस तरह से खांच वाला जो भाग है इसको अपन हाइलम कहते हैं, और हाइलम के द्वारा ही सारी चीजें जो है इसके अंदर प्रवेश करेगी, चाहे मूत्र नलिका हो, वृक्क नलिका हो, यानी वृक्क धमनी हो, वृक्क शिरा हो, या फिर तंत्रिका हो, वो यहीं से प्रवेश करती है, यहीं से बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसका जो मूत्रवाहिनी होता है, इसका आगे वाला चौड़ा जो भाग होता है इसको अपन कहते हैं पेल्विस। देखिए ये संरचना इसलिए मैं बता रही हूँ किडनी की वापस, क्योंकि अभी जो हम नेफ्रॉन की संरचना पढ़ने वाले हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा भाग किस उस नेफ्रॉन की संरचना के अंदर कौन सा भाग किडनी के कौन से भाग में स्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप अभी से इसको वापस एक बार, जो बच्चों ने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो अभी इसके अंदर समझ लें, फिर उसके बाद में आप पहले वाली क्लास देख लेना। तो इसी के अंदर देखिए ये जो भाग है, जो कोर्टेक्स है, और जो मेडुलरी भाग है या जो मेडुला वाला भाग है, यहाँ का भाग है, इन दोनों के अंदर ही किडनी जो नेफ्रॉन होती है उसकी संरचना व्यवस्थित होती है। लेकिन नेफ्रॉन की कौन सी संरचना का भाग किस में रहेगा वो हमें अब पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेफ्रॉन की संरचना। तो आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन की संरचना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेफ्रॉन की संरचना। पहली चीज की नेफ्रॉन होता क्या है, नेफ्रॉन किसे कहेंगे हम, नेफ्रॉन क्या होता है। देखिए नेफ्रॉन को ही हम कहते हैं वृक्क नलिका। वृक्क नलिका, वृक्क नलिका कहा जाता है नेफ्रॉन को ही। और नेफ्रॉन है क्या, तो नेफ्रॉन जो है वो वृक्क की, वृक्क यानी कि किडनी की क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन क्या है, अगर आपसे पूछ ले जाए कि नेफ्रॉन क्या है, तो ये वृक्क की यानी कि किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या है, वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। देखिए क्रियात्मक क्यों कहा गया है, संरचनात्मक क्यों कहा गया है और क्रियात्मक क्यों कहा गया है। संरचनात्मक इसलिए क्योंकि जो किडनी होती है उसका आंतरिक भाग जो होता है, अंदर वाला जो भाग होता है, ये इसके अंदर ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, यही उसकी संरचना का निर्माण करती है, इसलिए इसको संरचनात्मक कहा गया है। और क्रियात्मक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर जो किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है, मूत्र का निर्माण करना। तो जो मूत्र का निर्माण होगा वो कहाँ पर होगा, नेफ्रॉन के अंदर ही होगा। तो इसी वजह से नेफ्रॉन को इसकी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा गया है, क्योंकि मूत्र का निर्माण जो होता है इसी के अंदर होता है। जैसे कि हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई किसे कहा गया है, कोशिका को कहा गया है। फेफड़ों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई किसे कहा गया है, कुप्पिका को कहा गया है, क्योंकि कुप्पिका ही वह स्थल है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है कि कुप्पिका ही वह स्थल है जहां पर क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई इसलिए है क्योंकि ये हमारे शरीर की संरचना बना रही है। इसके साथ ही यह हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जैविक रासायनिक क्रियाएं होंगी वो सारी की सारी कोशिकाओं के अंदर होगी। इसी तरह से वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन हो गई, नेफ्रॉन हो गई। अब मैं बात करूं कि एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, जो एक वृक्क होता है हमारा उसके अंदर नेफ्रॉन की कितनी संख्या होती है। तो एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है 10 से 12 लाख। कितनी होती है, 10 से 12 लाख। यानी कि अगर एक किडनी के अंदर है, ये एक वृक्क के अंदर है, तो दोनों वृक्क के अंदर कितनी हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, यानी कि 20 से 22 लाख हो जाएगी। तो एक वृक्क के एक किडनी के अंदर कितनी होती है, इसकी संख्या 10 से 12 लाख होती है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी संरचना की बात करते हैं कि इसकी संरचना, आज की क्लास में हम केवल इसकी संरचना पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके क्रियाविधि जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसकी संरचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन कीजिए, और इसका जो डायग्राम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डायग्राम और देख लेते हैं कि डायग्राम कैसा होता है और इसकी संरचना के अंदर कितने पार्ट होते हैं। तो देखिए इसकी संरचना के अंदर जो है मुख्यतः 6 पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन की
संरचना। तो इसके मुख्यतः 6 भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है उसे अपन कहते हैं मेलपिगी, मेलपिगी काय, मेलपिगी काय। ठीक है, मेलपिगी काय जो होता है वो 2 भागों का बना होता है, या ये जो है वो 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन सा होता है? तो देखिए, इसका जो पहला भाग होता है उसे अपन कहते हैं बोमन संपुट, बोमन संपुट, और दूसरे भाग को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो मेलपिगी काय जो है वो 2 भागों में बटा होता है। कौन सा होता है अभी हम जब इसका डायग्राम बनाएंगे तब हम समझेंगे। ठीक है, दूसरा जो भाग होता है उसको हम कहते हैं ग्रीवा, इसका ग्रीवा वाला भाग होता है दूसरा। तीसरा जो भाग होता है इसका उसे हम कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और जो चौथा भाग होता है, पेन नहीं चल रहा है, मैं दूसरा ले लेती हूँ। तीसरा जो भाग होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, और जो चौथा भाग होता है उसे हम कहते हैं हेनले लूप, हेनले लूप। ठीक है, पांचवा जो इसका भाग होता है उसे हम कहते हैं दूरस्थ कुंडलित, दूरस्थ कुंडलित नलिका। नाम याद रहना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको नाम याद है तो आप इसकी संरचना बना लोगे। छठा जो इसका भाग है वो है संग्रह नलिका या संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका या संग्रह नलिका भी इसे कहा जाता है। तो पहले इसके नाम याद होने जरूरी है आपको। ये नाम याद हो जाएंगे, संरचना भी अपने आप याद हो जाएगी, और अगर आपने संरचना याद कर ली तो नाम भी अपने आप याद हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है नेफ्रॉन की संरचना के 6 भाग हैं। 6 पार्ट कौन कौन से? पहला जो है उसे हम मेलपिगी काय कहते हैं, ये 2 भागों से बना होता है, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस। दूसरा भाग होता है इसका ग्रीवा वाला पार्ट होता है, ये बहुत छोटा होता है। तीसरा जो होता है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका, और जो चौथा पार्ट होता है वो है हेनले लूप, और पांचवा जो भाग होता है वो है क्या है इसका दूरस्थ कुंडलित नलिका, और जो छठा भाग है इसका वो क्या है संग्रह नलिका या संग्राहक नलिका भी इसे कहा जाता है। अब हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, और यही सारी चीजें जो है हमें इसकी संरचना के अंदर देखनी है कि कौन सा भाग दूरस्थ कुंडलित नलिका है, कौन हेनले लूप है, ये सारी चीजें हमें जाननी है। चलिए, अब हम देखते हैं कि जो मैंने आपके सामने डायग्राम बना दिया है, और ये किसका है? तो ये जो है नेफ्रॉन की संरचना है। अब नेफ्रॉन की संरचना के अंदर हमने इसके नाम तो पहले ही जान लिए हैं कि इसके जो है 6 भाग होते हैं। अब हम एक एक संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा कहाँ पर होता है, और किसका बना होता है, और क्या काम करता है। खैर, इसके जो क्रियाविधि है वो तो हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे ही, अभी बस इसकी संरचना जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर सबसे पहला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं मेलपिगी काय। मेलपिगी काय जो होता है, ये जो मेलपिगी काय है वो इस नेफ्रॉन के अंदर सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपर का, या हम कहें कि जहां से शुरुआत होती है, किसकी शुरुआत होती है? नेफ्रॉन की, तो वहां पर ये स्थित होता है। और हमने देखा कि मेलपिगी काय जो है वो 2 भागों का बना होता है। कौन कौन से 2 भाग होते हैं उसके? बोमन संपुट, और एक होता है ग्लोमेरुलस, जिसे कोशिका गुच्छ भी कहा जाता है। आपकी बुक के अंदर ये टर्म दे रखी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोमन संपुट की। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है इस तरह की संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं बोमन संपुट। अब देखिए, ये जो बोमन संपुट होता है वो एक प्याले जैसी संरचना होती है, यूं संरचना होती है, प्याले के जैसी संरचना होती है। और ये जो बोमन संपुट होता है वो सबसे ऊपर की ओर है, हम देख रहे हैं कि ये सबसे ऊपर की ओर होता है। और ये कितने स्तर का या कितनी झिल्लियों का बना होता है? तो इसके अंदर 2 आवरण या 2 झिल्लियां होती है। ये द्विस्तरीय होता है, ये द्विस्तरीय होता है, और इसकी जो झिल्लियां होती है वो कैसी होती है? पतली पतली सी होती है। ठीक है, सबसे ऊपर का भाग है बोमन संपुट। अच्छा, अब देखिए कि इसके अंदर ये जो आंतरिक सतह है,
इसके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इन कोशिकाओं को कहा जाता है पोडोसाइट। क्या कहा जाता है? पोडोसाइट। पोडोसाइट, या हिंदी में इसे कहे तो पदाणु, पदाणु भी कहा जाता है। तो जो बोमेन संपुट होता है उसके ये द्विस्तरीय होता है, प्यालेनुमा संरचना होती है, सबसे ऊपर की ओर होता है और इनके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं पोडोसाइट या पदाणु कहते हैं। अच्छा, ये किसका बना होता है? तो देखिए ये जो है वो शल की उपकला का बना होता है। शल की उपकला जो कोशिकाएं होती हैं उनका ये बना होता है। हम जानते हैं कि मनुष्य या जीवों के शरीर के अंदर 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक पहला जो होता है उपकला उत्तक होता है, और उपकला उत्तक जो होता है वो शरीर के आवरण का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो उपकला होती है वो, अच्छा, उपकला जो होता है वो भी 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, शल्की, घनाकार और स्तंभाकार। तो इसके अंदर जो कोशिकाएं होंगी वो कौन सी होगी? शल्की कोशिकाओं का बना होगा, यानी शल्की उपकला का बना होगा ये। ठीक है, प्यालेनुमा संरचना होती है और इसी के अंदर जो है रक्त को लाया जाता है। इसी के अंदर रक्त को लाया जाता है। कौन लाती है वो हम ग्लोमेरुलस पढ़ने के बाद देखेंगे। तो बोमेन संपुट हो गया हमारा, इसके अंदर रक्त लाया जाएगा, प्यालेनुमा संरचना होती है। अब हमने देखिए पहली संरचना तो थी बोमेन संपुट और दूसरी क्या थी? ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस को ही क्या कहा जाता है? कोशिका गुच्छ कहा जाता है। कोशिका गुच्छ कहा जाता है। कोशिका गुच्छ कहा जाता है। अब ग्लोमेरुलस, देखिए ये वाली संरचना तो अपन ने पढ़ी बोमेन संपुट की। अब कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहाँ होता है? तो ये जो प्यालेनुमा संरचना है इसके अंदर ही ये जो है होता है। अब ये किसका बना होता है? तो देखिए जो ग्लोमेरुलस है वो एक प्रकार की नलिकाओं का जाल है, या यूं कहूं कि केशिकाओं का जाल है। केशिकाओं का जाल है। अब ये केशिकाएं क्या होती है शायद आप भूल गए होंगे, तो याद कीजिए हमारा परिसंचरण तंत्र वाला पार्ट जिसके अंदर हमने धमनी और शिरा और हमने केशिकाओं के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि धमनियां जो होती है वो आगे जाकर छोटे छोटे नलिकाकार संरचनाओं में बटी होती है, जिसे हम धमनिका कहते हैं, और धमनिका जो होती है वो फिर से छोटे छोटे नलिकाकार संरचनाओं में बढ़ जाएगा जिसे हम कहते हैं केशिकाएं। तो अभी देखिए यहाँ पर किडनी की जब हमने संरचना पढ़ी थी तो हमने देखा था कि इसके अंदर धमनी जो होती है वो रक्त को लाती है, शुद्ध रक्त को लाती है, और उसे हमने कहा था वृक्क धमनी, है ना। धमनी को हमने क्या नाम दिया था? वृक्क धमनी। तो देखिए जो वृक्क धमनी होती है वो ही आगे जाकर धमनिका में बटेगी, और धमनिका जो होगी वो आगे जाकर 50 शाखाओं में विभाजित हो जाती है और छोटी छोटी केशिकाओं का निर्माण करती है। और वही सारी केशिकाएं जो होती है, बहुत सारी केशिकाएं जो है वो इसके अंदर इस तरह से जालनुमा संरचना बना लेती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। यानी कि हमने देखा कि यहाँ पर ये जो बोमेन संपुट है उसके अंदर केशिकाओं का ये जाल है। अब वृक्क धमनी जो है मैंने कहा कि आगे जाकर धमनिका में बदलेगी। तो देखिए इसके अंदर रक्त को लाएगी कौन? रक्त को लाने वाली जो धमनिका होती है उसे हम कहते हैं अभिवाही धमनिका। इसे हम क्या कहेंगे? अभिवाही धमनिका कहेंगे। ये जो अभिवाही धमनिका होती है वो क्या करती है? ब्लड को लाती है, रक्त को ये लाने का काम करती है। ये इसके अंदर रक्त को लाएगी, धमनिका जो है रक्त को लाती है, और दूसरी एक धमनिका और होती है जिसे हम कहते हैं अपवाही धमनिका। क्या कहेंगे? अपवाही धमनिका। देखिए ध्यान रखना, अभिवाही धमनिका जो है वो रक्त को लाने का काम करेगी, अपवाही धमनिका जो है वो ब्लड को ले जाने का काम करेगी। ठीक है, ब्लड को ले जाने का काम करेगी। अच्छा, ब्लड क्यों लाया जा रहा है यहाँ पर? तो हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि लीवर के अंदर यूरिया बनता है, और वो यूरिया जो है महाशिरा द्वारा कहाँ पर पहुंचता है? हृदय में पहुंचता है। हृदय से फिर वो फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से फिर से हृदय में आएगा, और हृदय से वो महाधमनी द्वारा किडनियों के अंदर लाया जाता है। महाधमनी की एक शाखा आती है जिससे 2 शाखाएं निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वृक्क धमनी कहते हैं। तो वृक्क धमनी ब्लड को ला रही है, और यूरिया भी उसी ब्लड के अंदर घुला हुआ है। तो यूरिया को लाएगी कौन? धमनी ला रही है, और यूरिया किस में घुला हुआ है? ब्लड के अंदर। तो ब्लड को यहाँ लाना बहुत जरूरी है, ब्लड नहीं आएगा तो यूरिया कैसे आएगा? तो ये जो है
क्या करती है, ब्लड को लाने का काम करती है। और कौन सा ब्लड, जिसके अंदर यूरिया घुला हुआ है। तो लाने का काम कौन करती है, अभिवाही धमनिका करती है, जबकि ले जाने का काम कौन करती है, अपवाही धमनिका करती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या फर्क है, अपवाही धमनिका और अभिवाही धमनिका में क्या फर्क है। जो अभिवाही धमनिका होती है, इसका व्यास जो होता है वो ज्यादा होता है। यहाँ पर लिख लूं मैं कि इसका व्यास जो होता है वो ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारा ब्लड को लाएगी। ठीक है, अब हम इसकी क्रियाविधि में पढ़ेंगे कि ये इसका व्यास ज्यादा होने से क्या फायदा है और इसका व्यास कम होने से क्या फायदा है। तो अभिवाही धमनिका जो है इसका व्यास ज्यादा होता है, जबकि अपवाही धमनिका का जो व्यास है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर छोटी सी पतली सी नलिका बनाई है। इसका अर्थ है कि इसका जो व्यास है वो कैसा है, कम है, जबकि अभिवाही धमनिका का व्यास क्या है, कम है, ज्यादा है। तो अभिवाही धमनिका यहाँ पर ब्लड को लाएगी, ये आगे जाकर बहुत सारी नलिकाकार संरचनाओं में बढ़ जाती है, यही अभिवाही धमनिका, जिसे ही हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ कहा जाता है। यही फिर आगे जाकर जो है पतली नलिका में बढ़ जाती है। पतली नलिका एक इनसे जो है थोड़ी सी मोटी होगी, तो वो नलिका बनाएगी और उसी को अपन क्या कहते हैं, अपवाही धमनिका कहा जाता है। तो ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मेलपिगी काय बना रहे हैं। अब इसके बाद में हमने दूसरा पार्ट पढ़ा था। दूसरा पार्ट कौन सा था, ग्रीवा वाला भाग था इसका। तो ग्रीवा वाला भाग जो होता है, ये देखिए मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, और ये जो है इसका ग्रीवा वाला भाग है। यानी कि जो बोमन संपुट होगा ये इसके पीछे की ओर होगा। देखिए ये इसके पीछे की ओर होगा। बोमन संपुट के पीछे वाला छोटा सा भाग होता है ग्रीवा, और इसके अंदर जो है वो जो है क्या पाई जाती है, पक्षमाभी उपकला पाई जाती है। इसके अंदर पक्षमाभी उपकला जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, अच्छा ये तो होता है छोटा सा भाग। इसके बाद में यहाँ पर देखिए इस पक्षमाभी उपकला वाला जो भाग है, ग्रीवा वाला जो भाग है, ग्रीवा के बाद में आपको इस तरह से ये कुंडलित, कुंडलित का मतलब मुड़ी हुई, ये कुंडलित मोटी सी संरचना दिखाई दे रही होगी। इसे हम कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या कहेंगे, समीपस्थ कुंडलित नलिका। देखिए नाम याद करने का आसान तरीका है कि ये जो है इसके समीप है, इसके पास है, तो ये कैसी हो गई, समीपस्थ। और कुंडलित क्यों, क्योंकि ये देखिए कुंडली बनाए हुए मुड़ी हुई होती है, और क्योंकि ये नलिका है इसलिए इसको नलिका कह दिया। तो ये कैसी होती है, समीपस्थ, इसका नाम क्या होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब यहाँ से ब्लड जो होगा, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो मैंने बताया केशिकाएं होती है, इसमें ब्लड लाया जाता है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड आएगा, बहुत अधिक मात्रा में ब्लड आएगा। ब्लड आके आगे जो छोटी छोटी नलिकाएं बढ़ जाती है, छोटी छोटी नलिकाएं बढ़ जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमने देखा था, पहले भी हमने जब लसिका तंत्र पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि लसिका तंत्र के अंदर केशिकाओं में से जो है रक्त छाना जाता है, और उसमें क्या क्या छन जाता है उसके अंदर। तो ऊपर की ओर एक तो प्रोटीन्स रह जाते हैं, और एक जो होती है वो आरबीसी वगैरह रह जाती है। तो यहाँ पर जो है ब्लड छनेगा, छन कर फिर कहाँ पर आएगा, समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर आएगा। अब देखिए समीपस्थ कुंडलित नलिका जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो ये घनाकार उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होगी, घनाकार उपकला की बनी होती है। अब इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर जो है पक्षमाभ उपस्थित होते हैं। ऐसे पक्षमाभ होते हैं, छोटे छोटे से पक्षमाभ उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, इसकी ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। किसकी बनी होती है, घनाकार उपकला की बनी होती है। पक्षमाभ उपस्थित होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर होगा क्या कि जो ब्लड आएगा, इसका यहाँ पर थोड़ा भाग तो यहाँ पर छन गया है, और फिर से यहाँ पर जो ये ब्रुश बॉर्डर है, इसके द्वारा फिर से जो उपयुक्त पदार्थ होंगे, हम पढ़ेंगे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में कि कुछ उपयुक्त जो हमारे लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो भी छनकर आ जाते हैं। उनको ये क्या करते हैं, अवशोषण करने का कार्य करते हैं, क्योंकि अगर ये अवशोषण नहीं करेंगे तो जो आवश्यक पदार्थ होंगे वो भी हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है अवशोषण का स्थल जो है, सतह जो है वो बढ़ा देते हैं। ये ब्रुश बॉर्डर जो होंगे वो अवशोषण का सतह बढ़ा देंगे, स्थल बढ़ा देंगे, और ये क्या करेंगे, अवशोषण करने का कार्य करेंगे। किसका अवशोषण करेंगे, आवश्यक पदार्थों का अवशोषण करेंगे, क्योंकि यहाँ से जब ब्लड छन के आएगा तो उस छने हुए भाग में कुछ आवश्यक पदार्थ भी घुले होंगे। ठीक है, तो ये किसका निर्माण करते हैं, ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। अब आपको पता है कि अवशोषण करना है अगर इनके अंदर, तो इनको एनर्जी चाहिए।
एनर्जी का निर्माण या एनर्जी जो होती है वो कहाँ पर उसका निर्माण होता है, तो हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं ना। तो यहाँ पर क्योंकि अवशोषण होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो इनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी बहुत अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कैसी होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने कितनी बात कर ली है, कितने तक पढ़ लिया है हमने, अभिवाही धमनी को पढ़ लिया है, अपवाही धमनिका को पढ़ लिया है, बोमेन संपुट हो गया है, ग्लोमेरुलस हो गया है, ग्रीवा को हमने क्लियर कर लिया है, और समीपस्थ कुंडलित नलिका को हमने पढ़ लिया है। ये किसकी बनी होती है, घनाकार उपकला की बनी होती है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, आगे जाकर देखिए, आगे जाकर ये यू शेप की आकृति में खुल रही है। ये देखिए, ये यू शेप का आकृति है। ठीक है, तो यू आकार की आकृति में खुल रही है। इस यू आकार की आकृति को हम क्या कहते हैं, हेनले लूप कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, हेनले लूप। ये जो हेनले लूप होता है वो हेयर पिन की तरह होता है। जो गर्ल्स हेयर पिन लगाती है अपने सर के अंदर, हेयर पिन ऐसे होती है ना, तो ये हेयर पिन की तरह होता है, इसीलिए इसको हेनले लूप भी कहा जाता है। तो ये हेयर पिन की तरह होता है। ठीक है, यू आकार का होता है, हेयर पिन की तरह होता है। इसके अंदर दो भुजाएं होती है। आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर दो भुजाएं होती हैं। एक वाली ये जो किससे जुड़ी हुई है, समीपस्थ कुंडलित नलिका से, यानी कि ये इधर वाली जो भाग होता है, जो समीपस्थ कुंडलित नलिका के पास का भाग होता है, इसे हम कहते हैं अवरोही भुजा। इसे हम क्या कहेंगे, अवरोही भुजा। ठीक है, अवरोही शायद कोई मैथ तो सभी ने पढ़ी होती है 10th क्लास तक, हम पढ़ते हैं ना, अवरोही क्रम, आरोही क्रम। अवरोही का मतलब बढ़ते से घटते क्रम में, तो ये बढ़ता यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो इसलिए ये अवरोही भुजा हो गई, इसकी अवरोही भुजा हो गई। ठीक है, इस पूरे को कह रहे हैं हेनले लूप, क्यू आकृति को। तो ये बढ़ते से यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अवरोही भुजा कहेंगे, अवरोही भुजा कहेंगे। और बाद में आगे जाकर ये फिर से ये इस तरह से, ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये भी एक नलिकाकार संरचना होती है। तो ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, इसको हम कहते हैं आरोही भुजा। क्या कहते हैं, आरोही भुजा। जो अवरोही भुजा होता है वो किसकी बनी होती है, तो वो शल्की उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है, शल्की उपकला की। ठीक है, और जो आरोही भुजा होती है वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है घनाकार उपकला का बना होता है। ठीक है, ये किसका बना होगा, शल्की उपकला का, और ये किसका बना होगा, घनाकार उपकला का। कैसी आकृति होती है, यू शेप की आकृति होती है, यानी कि जो लड़कियां सर में पिन लगाती है, एक हेयर पिन लगाती है, उसके आकार की ये होती है। क्या कहा जाता है इसे, हेनले लूप कहा जाता है। ठीक है, हेनले लूप कहेंगे। अब देखिए, ये जो आरोही भुजा है, इसके बाद में एक फिर से कुंडलित नलिका बनती है। ये आपको कुंडलित नलिका दिखाई दे रही होगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या कहेंगे, दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब जैसे मैंने बताया था कि समीपस्थ कुंडलित नलिका उसे क्यों कहते हैं, क्योंकि वो समीप है, किसके समीप है, बोमेन संपुट के समीप है, पास में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और दूरस्थ कुंडलित नलिका क्यों कहेंगे इसे, क्योंकि ये इससे बहुत दूर है। देखिए दूर है ना, क्योंकि इसके बीच में कितनी सारी संरचनाएं आ जाती है, ग्रीवा आ जाती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका आ जाती है, हेनले लूप आ जाता है, उसके बाद में ये संरचना है, तो ये थोड़ी दूर होती है। तो दूर होने की वजह से इसको क्या कह दिया गया है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। कुंडलित क्यों है ये, क्योंकि देखो ये मुड़ी हुई है, ऐसे मुड़ी हुई है, इसलिए इसको कुंडलित नलिका कहा जाता है। किसकी बनी होती है ये, तो ये भी जो है, जैसे समीपस्थ कुंडलित नलिका को हमने पढ़ा किसकी बनी होगी, घनाकार उपकला की बनी होती है, वैसे ही ये दूरस्थ कुंडलित नलिका भी किसकी बनी होगी, घनाकार उपकला की बनी होती है। तो ब्लड कहां से कहां तक आएगा, पहले ग्लोमेरुलस, ग्रीवा, फिर समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर उस आरोही भुजा, हेनले लूप की आरोही भुजा, फिर ये जाएगा अवरोही भुजा, सॉरी, और फिर ये आरोही भुजा में जाएगा, और उसके बाद में ये किस में आ जाएगा, दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर ये आ जाएगा। किसकी बनी होगी, घनाकार उपकला की बनी होगी। अब ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है वो आगे जाकर एक बड़ी सी नलिका के अंदर खुलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संग्राहक नलिका कहते हैं। क्या कहेंगे, संग्राहक नलिका कहेंगे। अच्छा एक चीज और याद रखना कि जो अवरोही भुजा होती है, अवरोही भुजा, उसके अंदर तो कौन सी नलिका खुलती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका।
समीपस्थ कुंडलित नलिका किसमें खुलती है? अवरोही भुजा के अंदर। और जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है वो किससे जुड़ी होती है? आरोही भुजा से, या आरोही भुजा के अंदर ये खुलती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने बात की दूरस्थ कुंडलित नलिका जो है आगे जाकर कितना एक बड़ी सी संरचना में खुलती है, एक बड़ी सी नलिकाकार संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? संग्राहक नलिका कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? संग्राहक नलिका कहेंगे। अब ये जो संग्राहक नलिका होती है, देखिए नाम से पता चल रहा है संग्राहक यानी संग्रह करने वाली। संग्रह का मतलब जोड़ने वाली या इकट्ठा करने वाली, जोड़ने वाली नहीं सॉरी, इकट्ठा करने वाली। तो संग्राहक यानी किसको इकट्ठा कर रही है ये? तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे खांचे, जैसे कि ये जो है इसके अंदर यहाँ पर जुड़ रही है, उसी के साथ यहाँ पर बहुत सारी खांचे प्रेजेंट है, ऐसे खांचे बनाई हुई है। इसका मतलब है कि ऐसी ही दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं जो होगी वो बहुत सारी इधर से जुड़ेगी, यहाँ से जुड़ेगी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, सभी में जुड़ेगी। यानी कि ये संग्राहक नलिका क्या काम कर रही है? बहुत सारी जो नेफ्रॉन की है उनकी दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं को ये अपने से जोड़ रही है। इसका मतलब हम यहाँ पर एक चीज समझ गए हैं कि इसी दूरस्थ कुंडलित नलिका में बहुत सारी जो है नेफ्रॉन आकर जुड़ेगी, यानी कि बहुत सारी नेफ्रॉन एक ही कुंडलित नलिका के अंदर जुड़ती है, सॉरी एक ही संग्राहक नलिका के अंदर जुड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इससे जुड़ेगी। अब देखिए ये जो संग्राहक नलिकाएं हैं वो बहुत सारी संग्राहक नलिकाएं भी इकट्ठी होगी। दूरस्थ कुंडलित नलिका तो इनके अंदर जुड़ी रही है, फिर उसके बाद में बहुत सारी संग्राहक नलिकाएं जो होंगी वो इकट्ठी होगी और एक बड़ी सी संग्राहक नलिका बनाएगी, बड़ी सी संग्राहक नलिका बनाएगी। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं बेलिनाई की नलिका। क्या कहेंगे इसे हम? बेलिनाई की नलिका। ठीक है, बेलिनाई की नलिकाएं जो होती हैं वो आगे जाकर किस में खुल जाएगी? पेल्विस में। पेल्विस याद है ना आपको? पेल्विस किसे कहा गया था? कि जो मूत्रवाहिनी है उसका आगे वाला चौड़ा भाग जो है, इसीलिए मैंने किडनी को वापस पढ़ाया था। मुझे लग ही रहा था कि शायद बच्चे भूल गए हों, और नहीं भूले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मान लो कि याद नहीं भी हो तो मैंने एक बार वापस रिवाइज करवा दिया है। तो उसके अंदर जो मूत्रवाहिनी होती है उसका जो आगे वाला चौड़ा भाग होता है वहां पर ये बेलिनाई की नलिकाएं जो है वो आकर जुड़ जाती हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो मूत्र का निर्माण होगा वो सारा का सारा उसी पेल्विस भाग से, आपको पता है कि आगे जाकर किसमें चला जाएगा? वो मूत्रवाहिनी के अंदर चला जाएगा। मूत्रवाहिनी से फिर वो मूत्राशय के अंदर, और मूत्राशय के बाद में वो कहाँ पर चला जाएगा? मूत्र मार्ग से होता हुआ शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो अपन ने सारी की सारी बात कर ली इसकी संरचना की। फिर से एक बार बता रही हूं मैं, इसकी संरचना जो है 6 भागों में बटी होती है। सबसे ऊपर की ओर कौन होता है? मेलपिगी काय होता है जो 2 भागों में बटा होता है, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को क्या कहा जाता है? कोशिका गुच्छ कहा जाता है। इसके अंदर जो है अभिवाही धमनिका जो है वो रक्त को लाएगी, जबकि अपवाही धमनिका जो है वो ब्लड को ले जाएगी। यहाँ पर ये छोटी छोटी क्या होती है? केशिकाएं होती है जिसके अंदर रक्त छन जाता है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर ये ज्यादा रक्त को ला रही है और वो कम रक्त को ले जा रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या बनेगा? प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनेगा तभी तो रक्त छनेगा, और जब रक्त छनेगा तो उसके अंदर सिर्फ 2 ही चीजें तो छनेगी, एक तो प्रोटीन रह जाएगा और एक जो होगी वो क्या हो जाएगी? आरबीसी, और क्या हो जाएगा? जो थक्का बनाने वाली जो कोशिका है, पट्टिकाणु है जिसे अपन थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, वो छन जाएगी। बाकी तो प्लाज्मा आ जाएगा, और प्लाज्मा में तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें घुली होती है ना? तो उसको छानने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, या उनका जो आवश्यक पदार्थ है उनको ग्रहण करने के लिए भी तो कोई संरचना होनी चाहिए, वरना ये तो ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर अवशोषण की क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो अवशोषण, यहाँ पर जो छनने की क्रिया होगी उसे हम कहेंगे परानिस्यंदन। क्या कहेंगे? परानिस्यंदन। और जो भाग छनेगा उसे हम कहेंगे निस्यंद। क्या कहेंगे? निस्यंद। वैसे तो ये सारी चीजें वापस पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद ग्रीवा वाला पार्ट पढ़ा, और उसके बाद आती है समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ब्रश बॉर्डर होती है जो क्या काम करती है? जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको अवशोषण का काम करती हैं। तो यहाँ पर फिर से अवशोषण किया जा रहा है, और किन का किया जा रहा है? जो आवश्यक पदार्थ हैं। यानी कि यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? चयनात्मक पुनरावशोषण की क्रिया। चयनात्मक पुनरावशोषण की क्रिया। पुनः अवशोषण हो रहा है यहाँ पर, एक बार तो वहां हो गया, एक बार यहाँ पर हो रहा है।
तो अवशोषण कैसा हो रहा है, पुनः हो रहा है। और चयनात्मक क्यों कहा गया है, क्योंकि आवश्यक पदार्थों का ही यहाँ पर चयन होता है, बाकी सारे पदार्थ जो होंगे वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। इसके बाद में हमने हेनले लूप पढ़ा, जो कैसा होता है, यू आकृति का होता है, और ये जो है किसके अंदर खुलता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर। और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं होती है जो वो क्या करती है, संग्राहक नलिका में, बहुत सारी दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं होगी, वो संग्राहक नलिका में खुलेगी। यहाँ तक हो गई इसकी संरचना की बात। अब मैंने आपको कहा था ना कि मैं किडनी के अंदर बताऊंगी कि इसका कौन सा पार्ट कहाँ पर स्थित होता है, तो वो भी तो हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, ये जो हमारी नेफ्रॉन है, इसका एक तो ये वाला भाग, यानी कि कौन सा हो गया, हेनले लूप, और एक ये वाला भाग, यानी कौन सा हो गया, संग्राहक नलिका। ये दोनों जो होते हैं वो मेडुला के अंदर स्थित होते हैं। मेडुला का मतलब मध्यांश के अंदर स्थित होते हैं। मैंने बताया था ना कि इसके अलग अलग भाग कहाँ कहाँ पर स्थित होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो हेनले लूप होगा और जो संग्राहक नलिका होगी वो कहाँ पर होगी, मेडुला के अंदर, यानी कि मध्यांश के अंदर होगी। बाकी जो भी संरचनाएं बची है वो कहाँ पर हो जाएगी, कोर्टेक्स के अंदर, यानी कि वलकुट के अंदर। अब कोर्टेक्स के अंदर इसके बाद में क्या बचा है, एक तो हेनले लूप बचा है ना, आई एम सॉरी, जो बोमेन सबकुट है वो बचा है, ग्रीवा वाला भाग, और समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका। वापस देखिए, बोमेन संपुट, समीपस्थ कुंडलित नलिका, और कौन सा हो गई, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये कहाँ पर होती है, कोर्टेक्स के भाग में। कोर्टेक्स का मतलब क्या होता है, वलकुट, ये भाग में इसके अंदर स्थित होती है। तथा जो हेनले लूप होता है और जो संग्राहक नलिका होती है वो कहाँ पर होगी, ये मध्यांश वाले भाग में स्थित होगी। तो ये संरचना की बात की हमने, कौन सी संरचना हो गई ये, कौन सी संरचना हो गई ये, पूरी की पूरी जो हमने संरचना की हमने जो संरचना पढ़ी है वो कौन सी संरचना हो जाएगी, नेफ्रॉन की संरचना। अब इसके बारे में अगर आपको कोई भी परेशानी हो, इस संरचना के अंदर आपको कोई भी चीज जो है वो समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाकी इसकी जो क्रियाविधि है वो हम अगले क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि इसी की जो क्रियाविधि है थोड़ी सी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी के अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, ज्यादा लंबी क्लास हो जाती, तो इसलिए मैं इसको अगली क्लास के अंदर पढ़ा दूंगी। रही बात कोर्स की, तो देखिए कोर्स तो हो ही रहा है आपका। कोर्स जैसे भी मुझे टाइम मिल रहा है, बीच में कुछ दिनों में क्लास नहीं ले पाई थी, लेकिन अब आपके कंटिन्यू क्लास होगी जैसे मैंने बताया था। तो अब मैं आपकी कंटिन्यू क्लास लूंगी, आप जुड़े रहिए। और भी कोई आपके दोस्त है, फ्रेंड्स है, तो उनको बोलिए कि क्लासेस चल रही है हमारी, और केमिस्ट्री की तो चल ही रही है, आपको पता है कंटिन्यू चल ही रही है, बायोलॉजी की भी वापस स्टार्ट हो गई है, तो आप उनके साथ भी शेयर कीजिए। क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर तो बिल्कुल करें ही करें, क्योंकि इसका फायदा दूसरे बच्चों को भी पहुंच पाएगा। क्योंकि हम जान रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारों का फोन भी आता है कि हमारी बहुत ज्यादा पढ़ाई खराब हो रही है, क्लासेस स्टार्ट करो। तो मैंने क्लासेस स्टार्ट कर ली है। अब पढ़ाई करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको जरूर इन चीजों को रिवाइज करना है। एक बार बुक से भी आप देख लीजिए, अगर उसमें भी कुछ समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई ऐसी चीज है जिसमें हमने कोई भी लेसन हो, भली उसका हमने पढ़ लिया हो और उसमें कोई आपको चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा, या तो मैं उसी का, अगर कोई छोटा आंसर हुआ तो मैं उसी का डायरेक्ट दे दूंगी आंसर उसी के अंदर, या फिर अगर ऐसा कोई हुआ, समझाने वाली चीज हुई, डिटेल वाली चीज हुई, तो मैं जो भी नेक्स्ट क्लासेस लूंगी उसी के अंदर मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो क्लास को शेयर करना ना भूलें, पढ़ाई अपनी निरंतर जारी रखिएगा, कोई बच्चा पढ़ाई बंद ना करिए, क्योंकि हम ले ही रहे हैं क्लास को। आज की क्लास हमारी यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है मूत्र की क्रियाविधि पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।